नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। कल 2018 प्रीलिम्स का आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। तो मैं आज आईएएस प्रीलिम्स को आईएएस से रिलेटेड करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि आरएएस में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, आईएएस में जो पूछे गए हैं उनमें से। ठीक है, तो नॉर्मली पहले आईएएस का विश्लेषण बता देता हूँ कि कल का जो पेपर था कि बाकी जो पिछले 3-4 साल के जो पेपर हुए हैं उनसे ज़्यादा टफ था। पूरा ये विश्लेषण मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम में नहीं बताऊंगा। पूरा हिंदी में ही मैंने पेपर डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, उसमें 25 सवाल तो ऐसे थे कि डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व कर सकते, फिर भी इजी इतने बोल सकते हैं। 100 सवाल में से मॉडरेट थे, यानी बीच वाले 45 के आसपास की थोड़ा बहुत दिमाग लगाते, लॉजिकल गेसिंग लगाते तो 45 सवाल सॉल्व कर लेते। उसके अलावा 25 सवाल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे और 5-6 सवाल या 10 के आसपास सवाल ऐसे कंट्रोवर्शियल थे जिनके मतलब आप आंसर अभी भी सर्च नहीं कर पाए लोग, मतलब यूपीएससी ही जो कहेगी वही माना जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कि आपका मतलब कोचिंग जाना, सिर्फ कोचिंग में जाना और कोचिंग के नोट्स ले लेना, इनसे काम नहीं चलने वाला है। नोट्स से और कोचिंग से काम नहीं चलने वाला है। आपको पर्सनल लेवल पे गूगल से सर्च करना पड़ेगा, खुद की क्यूरियोसिटी बनानी पड़ेगी, तब जाके आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। इसमें डायरेक्टली कुछ नहीं पूछा गया है, मतलब न्यूज़पेपर से पूछा गया है या गूगल से पूछा गया है, जो मतलब बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, उससे पूछा गया है। ठीक है, और अपने चैनल के बारे में बात यह है कि इससे टेक्निकल हमारा जो अपना चैनल है उससे अपने मैंने तो 3-4 टॉपिक ही कराए थे आपको। हिस्ट्री का क्रैश कोर्स के 2 लेक्चर कराए थे, पॉलिटी क्रैश कोर्स के 2 लेक्चर, ज्योग्राफी के 6-7 लेक्चर और इकोनॉमिक्स के भी 5-6 लेक्चर कराए थे। उसके अलावा करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत कराया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो 15 से 20 सवाल वो आप उन लेक्चर्स को ही देखकर सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई डायरेक्टली तो नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली पूछे गए मेरे लेक्चर से, लेकिन अगर आपने उन लेक्चर्स को सही ढंग से समझा है तो 15 के आसपास या 20 के आसपास आप सवाल उन लेक्चर से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि मैंने कोर्स पूरा नहीं कराया, बिल्कुल नाम मात्र कोर्स कराया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और बाकी कुछ एक विश्लेषण आप ये देख लीजिए। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए आगे से पहले नंबर पे रेफरेंस बुक पढ़ो, उसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में जो भी टॉपिक है उसको गूगल में सर्च करो, माइन्यूट डिटेल में, बारीक डिटेल्स में जाओ और जितना हो सके अपना स्वयं के नोट्स बनाओ और रिवाइज करो उन टॉपिक्स को। रिवाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करो। उसके अलावा खुद के नोट्स बनाओ। टेस्ट सीरीज चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज की भी कोई वैल्यू नहीं रही इस वाले आईएएस के पेपर में। बाकी पहले तो होता था कि टेस्ट सीरीज में जो सवाल आते थे उनमें से पूछ लिए जाते थे, अब तो टेस्ट सीरीज वाले जितने भी सवाल पूछ रहे हैं 30-40 टेस्ट सीरीज कराने के बाद में उनमें से भी सवाल नहीं आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ दी सवाल जो है वो अपने करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स में भी कोई गारंटी नहीं है 1 साल का पूछे, 2 साल का पूछे या 4-4 साल पुराना, 5-5 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा है उन्होंने। तो ये याद रखना, ये पूरा वीडियो हिंदी में विश्लेषण है और लेट्स स्टार्ट, इसे शुरू करते हैं। और इसमें मैं पूरे सवाल को सॉल्व नहीं कराने वाला हूँ, मैं आईएएस फॉर आरएएस नाम से इसका लेक्चर का नाम रखने वाला हूँ। आईएएस फॉर आरएएस यानी आईएएस से जो लेक्चर आईएएस के जो पेपर है उसमें से आरएएस के हिसाब से कैसे तैयारी कर सकते हैं या कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे आरएएस 2018 के लिए। शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। सारे सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा। पहला सवाल है, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं 1 2 3, इनमें से पूछा गया है कि 1 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, इस तरीके से बोला। तो बोलता हूं मैं पहला स्टेटमेंट। पहले ही लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। देखो ये आपको पता होना चाहिए, 1951-52 में चुनाव हुए थे भारत में। 1951-52 में जब चुनाव हुए थे, कुल 479 सीटों पर चुनाव हुए थे और उनमें से कांग्रेस को 365 के आसपास सीट मिली थी। दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई थी 16 सीट के साथ में। तो वही अपोजिशन पार्टी होगी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी, तो निश्चित सी बात है स्वतंत्र पार्टी थी नहीं। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। फिर उसके बाद बात करते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। ये बात सही है कि 1969 में जब अपनी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के दो भाग विभाजित हो गए थे। एक तो नॉर्मल कांग्रेस जो बड़ी कांग्रेस रह गई, और दूसरा जो आज की कांग्रेस जिसे बोलते हैं, कांग्रेस आई जिसे बोला जाता था उस समय, कांग्रेस इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी सरकार से बाहर हो गई थी, तो उन्होंने अपने नेता प्रतिपक्ष की शुरुआत उस समय हो गई थी। और इसके अलावा और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 10% चाहिए होता है, यानी जितनी सीट्स हैं, जैसे कि आज के समय पे अपने भारत में 545 लोकसभा में एमपी हैं, तो उनका 10% चाहिए होता है, यानी करीब 55 सीट चाहिए होती हैं। तीसरे ऑप्शन में बोला है उन्होंने कि तीसरे ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि लोकसभा में यदि दल के न्यूनतम 75 सदस्य, नहीं 75 नहीं 55 सदस्य अगर उपस्थित हैं, तो उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है। तो इसका आंसर जो होगा अपना, ये वाला आंसर हो जाएगा केवल 2। तो ये पैटर्न आप याद रखना, इसी तरीके से हर इसमें सवाल पूछे जाएंगे कि 3 कथन दे दिए, उसके बाद में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 3, केवल 1 2 3, इस तरीके से पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल देखते हैं।
मरुस्थल में जलहास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से पर्ण यानी पत्तियों पे कौन सा एक मतलब एक करेक्टरिस्टिक आ जाता है? तो निश्चित सी बात है कि देखो, कठोर और मोम जैसी पत्तियां होती हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, ताकि उनका पानी जो है जो उत्सर्जन के द्वारा ज़्यादा न निकले, और पत्तियों में कांटे भी होते हैं। तो तीनों ही बात सही है, तो ये आप याद रख लेना, आरएस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 सही है कि जो मोम जैसी मोम जैसा स्पर्श होता है उनका, और उसके अलावा छोटी पत्तियां होती हैं और उनमें कांटे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तीसरा वाला सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आरएस के लिए। हम पांचवें सवाल पे आते हैं। पांचवा सवाल इसमें पूछा हुआ है, भारत की संसद में किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? देखो, ये सही है, संसद ही डालेगी, राज्य नहीं डाल सकता उसे। संसद द्वारा ही कानून किसी भी एक्ट को 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है। और 9वीं अनुसूची में प्रावधान ये भी है कि उसके लिए आप उसके खिलाफ में कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके खिलाफ में। लेकिन कोर्ट स्वयं से जांच कर सकता है, कोर्ट तो जांच कर सकता है, कोर्ट किसी भी चीज की जांच कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है कि हाँ, केंद्र संसद डाल सकती है। 9वीं अनुसूची डाले गए किसी कानून की वैधता परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। ये गलत है। देखो, ऐसा पूर्ण एब्सोल्युटली नहीं हो सकता। हाँ, रूल्स हैं कि आप उनके खिलाफ में कोर्ट में, जनता उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती, लेकिन न्यायालय चाहे तो उनका एनालिसिस कर सकती है, उनको जांच कर सकती है। तो दूसरा वाला एक गलत हो जाता है। तो पांचवे में केवल पहला सही है, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये नया शब्द है, आपने सुना होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। जब भी आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते हो, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा देते हो, तो उसके बाद में जो मर्चेंट है, पेट्रोल पंप वाला जो दुकानदार है, उसे कुछ डिस्काउंट या कुछ परसेंटेज रुपए बैंक को देने पड़ते हैं, जिसका POS या जो मशीन है उसने लगाई हुई है। ऐसा ही दुकानदारों के साथ में होता है, कहीं पे भी POS लगा ली डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, कुछ परसेंट उन्हें देना पड़ता था, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते थे। तो इसका विरोध किया था ग्राहक मर्चेंट्स ने, दुकानदारों ने। तो उसके बाद में इसकी वैल्यू जो है कम कर दी गई है। शुरुआत में 2% 3% होता था, अब तो नाम मात्र कर दिया गया है। नोटबंदी के टाइम पे इसे 0 कर दिया गया था, बाद में दोबारा से शुरू किया गया, तो इसका विरोध हुआ। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब हुआ कि किसी यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है। तो ठीक है, ये 6वें का सी आंसर हुआ। तो ये आप यूजफुल मान सकते हो आरएस एग्जाम के हिसाब से। उसके अलावा बात करते हैं 7वां। इसमें 2 टर्म दिए हुए हैं, NSG और NPT। NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। मैंने पहले भी बताया था आपको लेक्चर्स में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जब 1974 में भारत में, मई 1974 में इंदिरा गांधी के समय पे परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण। तो उससे एकदम विश्व जो था एकदम अचंभित हो गया कि भारत ने परमाणु परीक्षण कैसे कर दिया। एक्चुअली में भारत जो था टेक्नोलॉजी को परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए लेता था, लेकिन बीच में उनका मिसयूज करके और उसका परमाणु बम बना दिया। तो उस चीज को रोकने के लिए कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नाम से एक समूह बना लिया कि जिन जिन के पास में न्यूक्लियर है और जिन जिन के पास में न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है, वो देश इकट्ठा हो जाते हैं, और तब तक उनको न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे जब तक ये NSG के वो सदस्य ना बन जाएं। रूल्स कुछ होंगे तो उनको फॉलो ना कर ले, तब तक वो अपना इसमें शामिल नहीं होंगे। तो NSG जो है, इसकी पहुंच नवीनतम तथा सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी। हाँ सही है, अगर कोई NSG का सदस्य बन जाता है, जैसे कि भारत NSG का सदस्य बन जाता है, तो भारत की जो पहुंच है वो NSG के कारण जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस तक पहुंच हो जाएगी। ओके, उसके अलावा बात करते हैं, ये स्वयंमेव का मतलब होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है, ऑटोमेटिक इसमें गलत लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये स्वयंमेव NTP का सदस्य बन जाएगा, NPT का सदस्य यानी नॉन प्रोलिफरेशन TT, यानी जो अपना परमाणुओं का शस्त्रीकरण है उसे रोकना। तो ये स्वयंमेव नहीं होता है, ये बनना पड़ता है, या मतलब देश को अपने आप से पहले जाके बोलना पड़ता है कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द NPT, तब होता है, स्वयंमेव नहीं होता है। तो NSG का सदस्य होने का एक फायदा तो है कि इससे जो है प्रौद्योगिकी मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिक NPT का सदस्य बन जाएगा। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, केवल ऑप्शन नंबर 1 यानी ए वाला सही है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये अपना हिस्ट्री का सवाल है। इसमें पूछा हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका में भी रहा हो, केंद्रीय सभा का सदस्य रहा हो, उसने बैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी होगी। तो ठीक है, लाला लाजपत राय जी थे, जो 1700 से 1920 तक अमेरिका में रहे थे। बहुत राष्ट्रवादी आदमी थे, आर्य समाज का वो प्रचार भी करते थे। उसके अलावा साइमन कमीशन के विरोध में उनको लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय, ये हिस्ट्री के लिए वो इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। उसके बाद आगे बात करते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड। ये भी अपना RS लेवल में पूछा जा सकता है। आधार कार्ड के मतलब बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आधार कार्ड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। देखो, आधार कार्ड के बारे में बोला है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता
या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, यानी सिटीजनशिप और डोमिसाइल के रूप में किया जा सकता है क्या? तो इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं किया जा सकता। नागरिक आधार कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड है, बस सिर्फ आइडेंटिटी पहचान पत्र है, यूनिक आइडेंटिटी है बस। उसके अलावा इसे नागरिकता का कार्ड नहीं बता सकते या अधिकार का। नागरिकता का मतलब अगर आप अमेरिका में जा रहे हो और वहां जाके पूछ लिया जाए कि अपना नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का कार्ड दिखाइए, तो वहाँ पे आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये ना नागरिकता का है ना अधिवास का, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। एक बार जारी करने के बाद में इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। लुप्त नहीं कर सकता, एक्चुअली में कर सकता है। पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए जा चुके हैं, तो ठीक है, ये भी कर सकता है। तो ये गलत है और ये भी गलत है, तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2, दोनों ही कोई कोई सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। ओके, उसके बाद में अगला चलते हैं। 13वां सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ज्योग्राफी का। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो हाल ही में बहुत अधिक संकुचन हो गया है, सूख गया है एक तरीके से? देखो, जो सागर होगा वो तो सूखता नहीं है, बड़ा जो सागर होता है, जैसे कि काला सागर जो है वो अपना भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है, तो काला सागर तो सूखने का सवाल ही नहीं है। काला सागर को आप निकाल सकते हो। इसे लॉजिकल गैसिंग बोलते हैं कि अगर आपको एक सवाल, एक ऑप्शन पता है कि ये नहीं है, तो बाकी 2-3 ऑप्शन को काट दे सकते हो कि काला सागर बहुत बड़ा एंटिटी है, वो सूखने का चांस ही नहीं है, तो दो बी काट सकते हो और सी काट सकते हो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अरल सागर और बेकल सागर। अरल सागर का आपने सुना ही होगा और मेरे एक लेक्चर में आपको बता भी चुका हूँ, अरल सागर बहुत ज्यादा सूख रहा है पिछले कुछ समय से, ठीक है। तो अरल सागर का तो चर्चा में है ही, अरल सागर पर सबको पता है। बेकाल झील का थोड़ा सा इश्यू है, बेकाल झील भी पहले की तुलना में सूखती जा रही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है बहुत अधिक संकुचित हो चुकी है या सूख गया, तो मेरे हिसाब से तो इसमें अरल सागर ही आना चाहिए, केवल 1 आंसर आना चाहिए। बेकाल झील में भी अंतर आया है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं है कि वो सूखी गई होगी बेकाल झील। उसके बाद में अपना सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अपना समझ लेना। सभी एटीएम्स को सभी एटीएम्स को या सभी यूपीआई का जो कंट्रोल करता है वो एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकार की एक तरीके से कॉरपोरेशन है। ये जितने भी एटीएम है, शुरुआत में क्या होता था, आज से 10-12 साल पहले अगर किसी एटीएम से पैसा निकालना है तो आप उसी एटीएम से पैसा निकाल सकते हो जिस एटीएम का आपका बैंक का खाता है। लेकिन 2008 में एनपीसीआई ने ऐसा किया कि सभी बैंक को इंटरलिंक कर दिया और एटीएम, किसी भी एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। आपका पीएनबी का अकाउंट है, आपका पीएनबी का डेबिट कार्ड है और आप जाके आईसीआईसीआई वाले एटीएम में जाके पैसे निकाल सकते हैं। तो ये काम जो करता है एनपीसीआई करता है। और यूपीआई जो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, भीम यूपीआई नाम सुना होगा, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ये। और ये जो आपके मोबाइल में यूज किया जाता है, फोन पे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, और हर बैंक यूपीआई यूज कर रही है, तो ये भी अपना एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है। उसके बाद में अगला चलते हैं। देखो यहाँ पे आ ही जाएगा आगे थोड़ी देर में ये सवाल। अगला चलते हैं। पहचान प्लेटफॉर्म आधार ओपन एप्लीकेशन, ओपीआई ओपन एप्लीकेशन इंटरफेस, और आधार, दो चीज़ों के बारे में पूछा गया है। एक तो आधार, आधार मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर इसमें 1-2 सवाल तो आएगा ही। तो आधार के बारे में पूछा गया है कि ये एपीआई कैसे काम करता है, कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कैसे काम करता है। तो ऐसा होता है कि कोई जैसे कंपनी है, पेटीएम जैसा मान लेते हैं, पेटीएम वाले चाहते हैं कि आपका केवाईसी करना है, नो योर कस्टमर। तो सीधा सीधा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी भी दुकान पे चाहिए जहाँ पे पेटीएम वाले इंस्टॉल्ड रखे हुए हैं अपना सिस्टम, तो वहाँ पे जाके आप अपना जो थंबनेल है वो लगा सकते हैं, अंगूठा लगा सकते हैं, और वहाँ से उनका डायरेक्ट आधार से वो अपना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, यानी नो योर कस्टमर हो जाता है, कि उनके जो कस्टमर है उनकी पहचान हो जाती है। तो ये एपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कनेक्ट करके इसे यूज किया जाता है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसे किसी का मतलब नहीं, इसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ में एकीकृत किया जा सकता है, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ में कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने हुए हैं उनके लिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो अपना 1000 रुपए वाला नोकिया का फोन भी आता है, किसी का भी गलत है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ में किया जा सकता है, जैसे भी किया जाता है। उसके अलावा इसमें ओटीपी से वेरिफिकेशन किया जा सकता है, अपनी हाथों की उंगलियों के वेरिफिकेशन किया जा सकता है, और उसके अलावा अपना आइरिस, आंखों का पुतली जो होती है उसका भी, परितार का जो होती है उसे भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहला इसमें गलत है, दूसरा सही है, इसमें केवल 2 ही सही होगा। तो ये अपने आरएस में आधार इंपॉर्टेंट हो जाता है, आधार का ध्यान रखना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18, तो ये पूछा गया है पिछले 1-2 साल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु कौन से देश में सबसे ज़्यादा हो रही है, मतलब उनका कारण कुछ भी हो सकता है, अकाल हो, कुपोषण हो, या आपस में युद्ध चल रहा हो। तो यमन के बारे में मैंने शायद किसी लेक्चर में आपको बताया था। यमन में हुती रेबल्स वहाँ की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जिसे बोलते हैं गृह युद्ध या अंतर युद्ध जिसे बोलते हैं, तो गृह युद्ध चल रहा है। ऐसे दक्षिण सूडान, ये अफ्रीका देश है, यहाँ पे भी ये गृह युद्ध चल रहा है। तो यमन में और दक्षिण सूडान में पिछले 1-2 साल में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 19, बुड्स डिस्पैच, ये अपना मैं बता चुका हूँ शायद आपको, हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स का जो पार्ट 2 बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था
वुड डिस्पैच जो है उसमें ग्रांट्स की शुरुआत हो चुकी थी, सहायता देने लग गए थे पब्लिक स्कूल्स के लिए, प्राइवेट स्कूल्स के लिए। उसके अलावा विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाने लगी थी, लेक्चर में मैंने बताया था। बंगाल में कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई थी। और उसके अलावा तीसरा ये भी ऑप्शन मैंने बताया था, बुक डिस्पैच में बोला था कि प्राइमरी स्तर पर तो आप वर्नाकुलर भाषा में यानी देसी भाषा में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, संस्कृत में पढ़ाओ या देसी भाषा जो भी है बंगाली वगैरह उसमें पढ़ाओ, लेकिन हायर लेवल पे सिर्फ अंग्रेजी को बनाओ। यहाँ पे बोला है कि शिक्षा के सभी स्तर नहीं, शुरुआती स्तर में हमको देसी भाषा यूज करनी है, बाकी हायर लेवल पे अंग्रेजी यूज करनी है। सभी स्तर पर शिक्षण माध्यम के लिए अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। सभी स्तर गलत है इसमें। ठीक है, तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। 19 वाला सवाल हुआ। उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, टू स्टेट सॉल्यूशन, ये शब्द आता है सुनने में, टू स्टेट सॉल्यूशन, दो राष्ट्र निराकरण, इस तरीके से आता है। तो ये अपना इजराइल से रिलेटेड आता है। मैंने आपको शायद इजराइल के बारे में 2-3 लेक्चर में बताया भी है कि इधर की साइड में भूमध्य सागर है और वहाँ पे इस तरीके से एक इजराइल देश है। इजराइल का एक छोटा सा हिस्सा इस साइड में फिलिस्तीन है। ठीक है, तो इनमें आपस में झगड़ा चलता रहता है, इन दोनों देशों में, इजराइल में और फिलिस्तीन में। ये इजराइल और इस साइड में फिलिस्तीन में आपस में झगड़ा चलता रहता है। फिलिस्तीन बोलता है कि पूरा इजराइल हमारा है, इजराइल बोलता है कि फिलिस्तीन हमारा है। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक पूर्ण रूप से एक देश का माना नहीं है, इजराइल मानता भी नहीं उस चीज़ को। ठीक है, तो इसमें पूरा विश्व जो इसे देखता है झगड़े को, ये बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, पिछले बहुत दिनों से चल रहा है, आजकल का झगड़ा नहीं है, बहुत लंबे समय से ये झगड़ा चल रहा है। तो ये जो है पूरा विश्व जो इसे देखता है, टू स्टेट सॉल्यूशन मान के चलता है कि दो राष्ट्र मान लिए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इजराइल तो बोलता है फिलिस्तीन नहीं है, फिलिस्तीन बोलता है इजराइल नहीं है, तो सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि इजराइल वाले फिलिस्तीन को मान लें और फिलिस्तीन वाले इजराइल को मान लें। तो इसे टू स्टेट सॉल्यूशन बोला जाता है, तो इजराइल से रिलेटेड है। ओके, ये बहुत ज़्यादा इश्यूज में रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन कुछ मतलब जो अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था उसके बारे में बात की गई है। तो देखो बीपीएल ही बीपीएल वाले लोग नहीं है इसमें, बीपीएल से ज़्यादा लोग शामिल किए गए हैं। उसके अलावा 18 वर्ष से उम्र की अधिक की कोई महिला है परिवार में, तो उसे सबसे जो उम्रदराज महिला है उसे ही राशन कार्ड का मुखिया माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये इस एक्ट में लिखा हुआ है, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। उसके अलावा इसमें तीसरा ऑप्शन दिया है, गर्भवती महिलाओं के लिए 1600 कैलोरी प्रतिदिन का राशन कार्ड ले जाने का हकदार है। देखो नॉर्मली आपने पढ़ाई होगा पहले, कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो मिनिमम लेवल होता है अपने गांव में कम से कम 2400 कैलोरी चाहिए होता है और शहरों में 2100 कैलोरी चाहिए होता है प्रति व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो 1600 कैलोरी से तो कुछ होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर है पहला गलत है, क्योंकि बीपीएल से भी ज़्यादा लोग रह सकते हैं। 18 वर्ष वाला सही है कि 18 वर्ष से अधिक की उम्र की महिला है तो उसे घर का मुखिया बनाया जा सकता है, और तीसरा वाला इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से। भारत में राज्य सरकार गैर कोयला खदानों, एक्चुअली होता है कि क्या कोयला के जो ऑक्शन किए जाते हैं, कोयला की जो नीलामी की जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार करती है कोयला की नीलामी। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितने भी खान खनिज होते हैं उनकी नीलामी का अधिकार राज्यों को भी है और केंद्र को भी है। ठीक है, तो भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है अधिकार है, राज्यों को अधिकार है। दूसरा ऑप्शन, तो इसमें पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, आंध्र प्रदेश तथा झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, ये भी इसमें गलत दिया हुआ है कि जो अपने भारत में आंध्र प्रदेश में भी है, उसके अलावा कर्नाटक में भी है, थोड़े बहुत महाराष्ट्र में भी है और अपना झारखंड में भी सोने की खदानें हैं। ठीक है, झारखंड में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र में भी सोने की खदानें। तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है, नहीं होने के कारण है एक्चुअली में। ठीक है, दूसरा भी गलत हुआ, पहला भी गलत हुआ। तीसरे के बारे में, राजस्थान में लोहेस की खदानें हैं, बिल्कुल सही है, राजस्थान में भीलवाड़ा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोहेस की खदानें। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, बाकी दोनों ही गलत हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 27। देखिए मैं भीम के बारे में बात कर रहा था, BHIM, ये आपने बहुत ज़्यादा यूज होता है, और यूपीआई जिसे बोल रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीम वगैरह, आधार वगैरह, फूड सिक्योरिटी बिल, ये 3-4 पॉइंट अब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आए, तो इसमें RS में भी इनसे सवाल पूछे जाने के चांस रहेंगे। ठीक है, भीम ऐप उपयोग करने वालों के लिए ऐप यूपीआई सक्षम बैंक खातों के किसी भी बैंक का धन का हस्तांतरण किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, अगर किसी भी बैंक ने यूपीआई अलाउ कर दिया है अपने बैंक के लिए, तो आप उस बैंक में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, सीधा मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, उसका भीम यूपीआई आईडी होगा उससे ट्रांसफर कर सकते हो, या अकाउंट नंबर से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद में बात की गई है, जहाँ चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के लिए 4 घटक होते हैं, भीम ऐप में प्रमाणीकरण के लिए 2 घटक, 2 नहीं 3 घटक होते हैं।
तीन घटक क्या क्या होते हैं? पहला नंबर, आपके पास में मोबाइल विद सिम कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपके पास बैंक में खाता होना चाहिए, बैंक में खाता, पहला मोबाइल और सिम कार्ड, दूसरा बैंक में खाता, तीसरा भीम का यूपीआई पिन होता है जो 4 अक्षरों का होता है, कभी कभी किसी बैंक के लिए, किसी के लिए 6 6 अक्षरों का भी होता है, ठीक है। तो ये तीन वेरिफिकेशन होते हैं इसमें। तो ये आप कुछ बताना होगा इसमें। आंसर जो होगा, पहला जो है इसमें, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो केवल एक सही है इसमें। 29 सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सवाल आरएस में निश्चित पूछा जाता है, आरएस में तो गारंटेड पूछा ही जाता है। ऐसा तो या पूछा, जैसे पूछा जाएगा राजस्थान का, बोल दिया जाएगा कि ये 4 शहर दिए गए हैं, 4 शहरों का बताइए कि कौन सा शहर सबसे पूर्व में, लिख के दे देगा। आपको मैप का पता होना चाहिए, जयपुर दे दिया उसने, उदयपुर दे दिया, जैसलमेर दे दिया, अपना धौलपुर दे दिया, तो पूछेगा कि सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में। या ऐसे बोल सकता है ऊपर से नीचे की साइड में बताइए, या ऐसा बोल सकता है कि जयपुर के पास में, ऐसे ऑप्शन दे दिया कि भीलवाड़ा, तो इसमें से जयपुर के पास में कौन सा ज्यादा नजदीक पड़ेगा, भीलवाड़ा, कोटा, और इधर की साइड में धौलपुर ही दे दिया, तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा रहेगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए निश्चित एक सवाल पूछा जाएगा। अब इसमें पूछा है कि जो दिल्ली है अपना, दिल्ली के सीध पर, दिल्ली के सीध पर यानी लॉन्गिट्यूड जिसे देशांतर बोला जाता है, उस रेखा के आसपास में सबसे नजदीक कौन सा शहर है, तो वो अपना बेंगलुरु है। आपके लिए मैं मैप में पहले भी बना चुका हूँ, आपके लिए मैं मैप दोबारा से भी बना देता हूँ। यहाँ पे सही ढंग से मैप नहीं बना पाऊंगा मैं, शायद कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये अपना इंडिया का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये अपना इंडिया का मैप है। यहाँ पे दिल्ली है, इस जगह पे दिल्ली है, और इस जगह पे बेंगलुरु है। इधर की साइड में अपना नागपुर है, और वहीं पे हैदराबाद है, और इधर की साइड में पुणे है। दिल्ली और बेंगलुरु जो है एक सीध पर पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु 29 का। ये लेकिन ये रखना, ये 29 जो है अपना आरएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान लेवल के सवाल में ये पूछे जाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। अभी कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी चुने गए थे, रामनाथ कोविंद जी लास्ट ईयर चुने गए थे। तो उसके बारे में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके जो एमएलए के वोट हैं अलग अलग राज्यों के लिए अलग होता है। बिल्कुल सही है, एमएलए के अलग अलग राज्यों के लिए अलग होता है। लोकसभा सदस्य यानी एमपी के वोट राज्यसभा सदस्यों के वोट से अधिक होते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। एमपी, सभी राज्यों के एमपी के वोट जो होते हैं वो, एमपी के वोट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एमएलए के वोट जो है वो अलग अलग होते हैं, और एमपी का जो है राज्यसभा और लोकसभा में कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये थोड़ा सा आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बोल सकते हो, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये क्या करती है कि जिन 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 देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं, जैसे कि अपने कोटा में, रावतबाटा, तो इनको चेक करती रहती है कि यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या इनका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, गलती तो, गड़बड़ी तो नहीं हो सकती इनमें। तो इनका काम होता है चेक करने का, ठीक है। तो ये अपना पूछा गया है, एडिशनल प्रोटोकॉल इन्होंने बनाया हुआ है। तो इनका अनुसमर्थन का निहितार्थ क्या है? असैनिक जिनका यूज सैनिक क्षेत्रों में नहीं होता है, परमाणु रिएक्टर के अधीन आते हैं। बिल्कुल सही है, असैनिक परमाणु रिएक्टर यानी रावतबाटा वाला क्षेत्र, या अपना महाराष्ट्र का जैतापुर, ये जो परमाणु रिएक्टर हैं ये इनके ही अधीन आते हैं। इनको चेक करते रहते हैं। सैनिक का इनका कोई रिलेशन नहीं है, देश के पास नागरिक एनर्जी, इनसे कोई मतलब नहीं है। स्वतः देश की एनर्जी के सदस्य बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों पर, याद रखना। नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये जो है अपने जो असैनिक जो परमाणु रिएक्टर होते हैं जो विद्युत ऊर्जा बनाने के काम में आते हैं, जैसे रावतबाटा, जैतापुर, इनका निरीक्षण करती रहती है। इनमें कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, ये अपना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। आसियान आपने नाम सुना ही होगा, इसमें 10 देश आते हैं, पूर्वोत्तर के 10 देश आते हैं, दक्षिण पूर्व के यानी इधर की साइड में सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, और उसके अलावा अपना ब्रुनेई वगैरह, ये सारे देश आते हैं, 10 देश आते हैं। तो उनके साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, FTA किया हुआ है बहुत सारे देशों ने, कि इनके साथ में फ्री ट्रेड किया जा सकता है। तो उसमें अपना USA नहीं है और कनाडा नहीं है, बाकी इन दोनों को छोड़ के जो भी इधर की साइड के जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया ने किया है, चीन ने किया है, भारत ने किया हुआ है, जापान ने किया हुआ है। तो इसमें जहाँ पे भी USA हटा दीजिए, USA यानी 2 वाला, और वो 6 वाला और 2 वाला हटा दीजिए। जहाँ पे भी 6 और 2 दिख रहे हैं वो काट दीजिए, 6 2, तो इसका आंसर हो जाएगा C। उसके बाद में अगला सवाल बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 डिजिटल इंडिया पे आधारित है। डिजिटल इंडिया आपने सुना ही होगा, सरकार ने इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। तो डिजिटल इंडिया के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको देख कर ही आपने, तो ये गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। तो डिजिटल इंडिया के बारे में आपको एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, पूछा जा सकता है। भारत में अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसे कि चीन ने किया है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। डिजिटल इंडिया का काम है सीधा सीधा हमारे अनेक गाँवों में को इंटरनेट से जोड़ना,
हमारे बहुत से विद्यालयों को, सार्वजनिक स्थलों को वाईफाई हॉटस्पॉट से जोड़ना है। इसका सीधा सीधा यही है, केवल 3 सही है, बाकी कोई इसका ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें इंपॉर्टेंट शहर पिछले 1-2 साल में जो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में बोला गया है कि कौन कौन से शहर किस किस देश में स्थित हैं। जैसे कि अलेप्पो, अलेप्पो के बारे में आपको पता है, अलेप्पो जो है वो अपना सीरिया में स्थित है। उसके बाद में पूछा है किरकुक, किरकुक भी जो कि सीरिया में स्थित है। उसके अलावा बात की है मोसुल, मोसुल जो है वो इराक में है, तो मोसुल भी गलत है, किरकुक भी गलत है, अलेप्पो सही है। उसके अलावा मजार शरीफ ये अफगानिस्तान में है, तो ये सही है। पहला और चौथा सही है, तो पहला और चौथा ऑप्शन नंबर बी में ही सही है, तो ये आपको आंसर लगा देना है। उसके बाद में बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि 1935 में जो जीआई एक्ट आया था उसके तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। तो ये मैंने अपने एक पॉलिटी के क्रैश कोर्स में बता दिया था, गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी, यानी केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ठीक है, तो ये अपना 38 हुआ, ये अपने पॉलिटी के क्रैश कोर्स में आपको मिल जाएगा, उसे दोबारा से देख लें तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 जिसके बारे में बात करते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायपालिका में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है, राज्यपाल के बारे में ये पॉलिटी के अगले लेक्चर्स में आएगा, जब मैं आपको राज्य सरकार के राजनीति के बारे में बताऊंगा, तो उसमें कुछ जो संविधान नंबर 152 से शुरू होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये पॉलिटी क्रैश कोर्स का भाग 4 होगा शायद, उसमें आ जाएगा। भाग 3 में अपना केंद्र सरकार के बारे में बात करूंगा। तो ठीक है, किसी राज्यपाल के विरुद्ध, हाँ, जब वो राज्यपाल है उस समय कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती, राज्यपाल की उपाधियों में और कोई कमी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है दोनों ही। तो इसमें ए और बी दोनों ही सही है कि जब राज्यपाल है तो उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते, और जब राज्यपाल है तो उस समय उसके वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये जो सवाल है जो आउट ऑफ राजस्थान है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन रहा होगा, और अपने राजस्थान वालों के लिए सबसे आसान सवाल रहा होगा, बिना देखे जिसे कर सकते हैं आप, बनी ठनी किशनगढ़ शैली। उसके अलावा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, THAAD, थाड़, ये नाम बहुत सुनने में आया था पिछले कुछ समय से। एक्चुअली में हुआ ये है कि जो उत्तरी कोरिया है वो दक्षिण कोरिया को धमकी देता रहता है कि हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दाग देंगे, हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दाग देंगे। तो दक्षिण कोरिया ने अमेरिका से THAAD, ये थाड़ थाड़ वाला टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस वाला एक ऐसी मिसाइल खरीदी है जो एंटी मिसाइल है, जो अगर दूसरी साइड से मिसाइल आती है, जैसे कि इधर की साइड से कोई मिसाइल भेजता है तो इधर की साइड से हम थाड़ भेज देंगे तो उस मिसाइल को बीच में ही नष्ट कर देगा। ठीक है, पुरानी जो आप रामायण वगैरह में देखते हो, तो एक इधर की साइड से रावण ने तीर भेजा, उधर से राम ने तीर भेजा, तो आपस में बीच में डिस्ट्रैक्ट होकर वो खत्म हो जाते थे। तो ये अमेरिका की मिसाइल प्रतिरोधी एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में बात करते हैं, विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ। मैं अपने लेक्चर में बताया था इसके बारे में, रूल ऑफ लॉ अपना पॉलिटिकल क्रैश कोर्स था, उसमें इसमें बताया था इस चीज़ के बारे में, रूल ऑफ लॉ क्या होता है। इससे क्या होता है, रूल ऑफ लॉ से क्या होता है कि जो सरकार है उसकी जो पावर है उसमें कमी आ जाती है, कि शक्तियों का परिसीमन हो जाता है। परिसीमन का मतलब कंट्रोल हो जाता है उसकी शक्तियों का। तो इससे विधि के समझ समानता होती है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार फिक्स रहते हैं, क्योंकि लॉ में पहले से फिक्स कर दिए हैं स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अब सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व, कुछ इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार के प्रति जनता का उत्तरदायित्व होता है, लेकिन रूल ऑफ लॉ से उसका मतलब नहीं है। लॉ जो बने होते हैं वो ओपनली एक तरीके से अपनी सरकार के लिए, मेनली की सरकार को इस तरीके से काम करना है। जनता के लिए तो नागरिक कर्तव्य होते हैं, सिर्फ नागरिक कर्तव्य, लॉ होते हैं वो सरकार के लिए होते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन हट जाएगा। सरकार की शक्तियों में कमी आती है, सभी लोगों को विधि की समझ समानता मिलती है, स्वतंत्रता और नागरिक के अधिकार ये लॉ के द्वारा दिए जाते हैं। मैंने चीन का एग्जांपल में बताया था, रूल बाय लॉ है वहां पे, और इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये आप उसके पॉलिटी के क्रैश कोर्स वाला जो पहला लेक्चर है उसे सॉल्व कर सकते हैं इस वाले सवाल को। उसके बाद में अगला सवाल बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करते हैं, लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी, ये लेक्चर में इकोनॉमी वाले लेक्चर में मैंने इजीली बताया था, और टर्मिनोलॉजी में इस टर्म को लिया भी था। मैंने 5 ही लेक्चर कराए, लेकिन उसमें ये सवाल था, ये टर्मिनोलॉजी था। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि सरकार ने इसे लीगल घोषित किया है कि अगर आप इस नोट को लेकर के किसी के पास में जाते हैं तो वहां उसे लेने से मना नहीं किया जा सकता। किसी दुकानदार को 100 का नोट देते हैं तो दुकानदार उसे लेने से मना नहीं कर सकता, इसे लीगल टेंडर। जितने नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ये लीगल टेंडर नहीं रहे, तो अब वो 100 के नोट को लेकर आप किसी दुकानदार के पास में जाते हो और वो दुकानदार उन्हें लेने से मना कर सकता है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया कि लीगल टेंडर नहीं रहे। तो इसका मतलब यही हुआ कि वह मुद्रा का जो वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता का मतलब होता है कि जिसके पास में वो है, जिसके पास में वो मुद्रा है, यानी 100 रुपए अगर मेरे पास है तो अपने दावों के निपटाने के स्वीकार के लिए बाध्य होता है।
दावों को निपटाने के लिए इसका हिंदी जो है वो थोड़ा सा कठिन दिया हुआ है, इसका इंग्लिश में बहुत आसान दिया गया है कि द करेंसी विच इज यूज टू बाउंडली, मतलब इसका इंग्लिश जो वो दिया हुआ है बहुत आसान दिया गया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास में जाते हो तो वहां पे आपके दावे जो हैं वो, मतलब आप उस दुकानदार उन पैसों को लेने से मना नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मैं इसे अपने इकोनॉमी वाले लेक्चर में पूर्ण रूप से समझा चुका हूँ। यहाँ पे बस इतनी प्रॉब्लम आती है कि इकोनॉमिक्स वाले जो हिंदी होती है ना वो बहुत ज्यादा टफ होती है, इसलिए इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड में करा रहा हूँ। अगर तुम इसमें से हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो इसके पैरेलल में इधर की साइड में इंग्लिश लिखी होती है, तो वहां पे देख लोगे तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हो। उसके बाद में 47 सवाल, ये अपने आरएस के लिए देखते हैं कि इंपोर्टेंट हो सकता है। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि फ्री में दी जा रही है सरकार के द्वारा, तो अब क्या होगा, विकल्प लागत। विकल्प लागत का मतलब हुआ कि सरकार ने तो फ्री में दे दी, कि मान लिया कि किसी भी गैस के वितरण गैस चूल्हों का वितरण किया जा रहा है जो 3-3 हज़ार रुपए का पड़ता है, जबकि सरकार उन्हें फ्री में बांट रही है। तो अब सरकार के पास तो रुपए आते ही नहीं है, सरकार को बनाती थोड़ी है खुद के रुपए, तो सरकार कहाँ से लेती है? सरकार जो लेती है वो टैक्स से लेती है। तो विकल्प लागत यानी जो पैसा लग रहा है वो 3-3 हज़ार कहीं ना कहीं तो देना पड़ रहा होगा, कहीं ना कहीं। तो विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है। मतलब हिंदी तो यार मेरी समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स में हिंदी इतनी ज्यादा टफ देते हैं वो, पूछो ही मत। अब इसे इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको इंग्लिश का पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 47 का जो इंग्लिश है, इसका जो आंसर जो आ रहा है वो सी है। मैं पढ़ के इंग्लिश में बता देता हूँ। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। जो टैक्स पे दे रही है उस पर वो चली जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जिसे बोल सकते हो विकल्प लागत। अच्छा, पिछले वाले सवाल का भी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ये इसका 46 का आंसर मैंने बताया था बी। बी आंसर मैंने बताया था, इसका इंग्लिश पढ़ देता हूँ। हिंदी तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है, इंग्लिश से ही आप सॉल्व कर सकते हो इसे, जबकि मैं अपने इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में से भी बता चुका हूँ। ठीक है, और इसका भी आप आंसर दे सकते हो अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा हो मेरे इकोनॉमिक लेक्चर्स में। तो इसका ये जो बी है इसका मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ। द मनी विच इज ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, तो ये उसका इंग्लिश। जो 47 जो हुआ अपना इकोनॉमिक्स का है। उसके बाद में आगे चलते हैं, हम 49 सवाल पे चलते हैं। एक संकल्पना में मानव पूंजी निर्माण, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ये मैंने आपको एक स्पेशली इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही कराया है ह्यूमन कैपिटल नाम से। ठीक है, तो उसे अगर बेहतर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो अगर मेरे वो लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो। ह्यूमन कैपिटल वाला देखो, किसी देश में व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। इसका इंग्लिश में बोल देता हूँ आपको, इंग्लिश थोड़ा सा आसान रहता है। इंडिविजुअल्स ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। अगर हम ह्यूमन कैपिटल बना देते हैं, लोगों को शिक्षा दे देते हैं, लोगों को कौशल दे देते हैं, लोगों को रोजगार दे देते हैं, तो फिर क्या होगा कि किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, अगर हमने जो बच्चा है उसमें बहुत अच्छी एजुकेशन दे दी, उसको कौशल दे दिया, तो उसके बाद में वो अपना रुपए कमा सकता है, अधिक पूंजी का संचय कर सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, देश के लोगों के ज्ञान कौशल। क्वेश्चन नंबर 49 जो है अपना, इसे पढ़ते हैं हम पहले। एक संकल्पना में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या। अगर हमको ह्यूमन कैपिटल का मैंने आपको इकोनॉमिक्स में एक अलग से ही लेक्चर बनाया था ह्यूमन कैपिटल वाला। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल जनरेट किया जा सकता है, लोगों को रोजगार दिया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए, कौशल डेवलपमेंट किया जाए, तो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। लोगों को हेल्थ का भी अगर आप ध्यान रखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और उसके अलावा कौशल, ये 3 चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी। तो अगर 3 चीजों को अगर ध्यान रख दोगे तो वो देश के विकास में इंपॉर्टेंट रहता है। तो ठीक है, ह्यूमन कैपिटल से क्या होता है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। देश के लोगों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं में वृद्धि होती है, ये सही है। गोचर धन यानी डायरेक्ट, टेंजिबल जैसे इंग्लिश में बोला जाता है, टेंजिबल, टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, ये दिखते नहीं है, इनटेंजिबल है। मैंने इकोनॉमी वाले लेक्चर में बताया था, जो दिखते नहीं है उनका धन संचय बढ़ जाता है, यानी उनका एक्यूमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें दूसरा वाला सही है और फोर्थ वाला सही है। टेंजिबल कोई चेंज नहीं आता देश में, अधिक पूंजी का संचय कोई नहीं, इसमें सी आंसर सही है। तो ह्यूमन कैपिटल का मैंने इकोनॉमिक्स में आपको एक लेक्चर बताया था, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हो इस वाले सवाल को। तो मैं ये तो बोला ही था कि डायरेक्टली तो सवाल आते नहीं है आईएएस से, आरएस तो है नहीं जो डायरेक्टली सवाल पूछ ले। आरएस वाले तो पूछ लेते हैं लंबाई भी पूछ लेते हैं, किस नदी की लंबाई, क्योंकि मूर्खतापूर्ण होता है। मतलब आईएएस से तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशली सवाल होंगे और डायरेक्टली तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकते। उसके बाद में अगला सवाल करते हैं 52।
आर्थिक तौर पर 19वीं सदी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। ठीक है, तो ये पूछा है कि 19वीं सदी में जो अंग्रेजों ने कुछ अपनी नीतियां बनाई थी उनसे क्या हुआ। भारत हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई? नहीं, हस्तशिल्प भारत का बिल्कुल पूर्ण रूप से तबाह हो गया। उसके अलावा भारत के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई? ना, बिल्कुल नहीं, कारखाने बिल्कुल खत्म हो गए। ठीक है, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई? नहीं, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई थी। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तो 1970 से 80 के बाद में हुई है। सी ऑप्शन सही है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। पहले तो क्या करते थे भारत के लोग, सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न यानी खाने के लिए अनाज पैदा करते थे, अनाज पैदा करते थे, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों को कॉटन चाहिए, अंग्रेजों को नील की खेती चाहिए, इंडिगो की खेती चाहिए, अंग्रेजों को अफीम चाहिए। तो अंग्रेज पैसे देके उनसे इस तरीके की खेती कराते थे जिसे कमर्शियल एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया था। अब बताओ, कॉटन कोई पैदा कर रहा है, किसानों कॉटन को तो खाता नहीं है, उसके अलावा अफीम पैदा कर रहा है, उसके अलावा अपना ये इंडिगो यानी नील पैदा कर रहा है। इनको किसान का कोई पर्सनल यूज नहीं होता, ये केवल सिर्फ बेचने के लिए होती है। ठीक है, इसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 के तहत अपनी शक्तियों उपयोग करते हुए आपातकाल लगा देता है तो क्या होगा? आपातकाल लगा देता है 356 के तहत, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग होंगी। मतलब ये हुआ कि जो विधानमंडल है वो एक तरीके से खत्म हो जाएगा, और वो विधानमंडल खत्म नहीं होगा, वहाँ सरकार है वो बर्खास्त हो जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक राष्ट्रपति ना चाहे। और उसके जो सरकार के जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो अपने केंद्र सरकार के पास में चली जाएगी। ठीक है, उसके प्रयोजन संसद के पास में चले जाएंगे डायरेक्टली। उससे अगला सवाल चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना 57 के बारे में बात करते हैं। देखो, ये अपना ज्योग्राफी वाला लेक्चर है, इसमें थोड़ा बहुत तो मैं बता ही चुका हूँ। थोड़ा बहुत तो क्या, मैं पूरा ही बता चुका था जब मैंने यूनिवर्स एंड बी वाला लेक्चर बताया था 30-40 मिनट का, आपने शायद देख लिया हो वो। तो इसमें पूछा हुआ है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100 सालों में बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में बदलता रहता है। ये इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। उत्क्रमित, अब यार कौन याद रखे हिंदी में इतना ज्यादा उत्क्रमित, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है यूपीएससी की। इसके खिलाफ में आंदोलन भी किया जाता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के द्वारा। अब इसे सीधा सीधा आसान भाषा में भी लिख सकते थे, बदल बदल जाता है या चेंज होता रहता है, लेकिन उत्क्रमित उन्होंने लिखा। अब उत्क्रमित कौन जानता है, हिंदी में भी नहीं जानता। ठीक है, हाँ, ये बात सही है। मैं आपको बता रहा था शायद, एक उसमें बताया था, लास्ट वाला जो लेक्चर था अपना, ज्वालामुखी वाला लेक्चर था या चट्टानों वाला लेक्चर था शायद, उसमें बता रहा था मैं कि समुद्र के अंदर एक तरीके से अलग अलग चुंबकीय घटनाएं मिलती हैं। कि कभी ऐसा होता है कि 1000 सालों में चुंबकत्व जो है पृथ्वी का इस साइड से दूसरी साइड में चेंज होता है, नॉर्थ की साइड में, नॉर्थ वाला साउथ में चला जाता है। तो ये चेंज होता रहता है 1000 सालों में। उसके अलावा पृथ्वी पर पिछले 400 करोड़ वर्षों में, पृथ्वी जब 400 करोड़ वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। ठीक है, उससे अगला सवाल चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58। इसमें 2-3 शब्द दिए हुए हैं कि एक नाम दिया हुआ है बनकराई, उसके अलावा पेट्रिया, एनर्ट ब्लू, ये आप नाम याद रख सकते हो अगर चाहो तो। ये क्या है? तो ये साइबर क्राइम, साइबर अटैक होते हैं, ये साइबर वायरस होते हैं। साइबर वायरस जो होते हैं इस तरीके से नाम थे उनके, फेमस थे कुछ समय में, इनका नाम चल रहा था। उसके बाद में अगला सवाल चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, ये नाम याद रख लेना आप आरएस एग्जाम के हिसाब से। 6 एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यानी खत्म हो जाना, विलोप हो जाना। तो ऐसा होता है कि पृथ्वी पे समय समय पे विलोप होते रहते हैं, कि किसी समय पे ऊपर से पृथ्वी पर एक उल्कापिंड आया तो उस समय सारे डायनासोर विलोप हो गए। उसके बाद में अब तक 5 बार ऐसा हो चुका है कि मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे जानवरों की मृत्यु हो जाती है। तो ये अपना जो है एक तरीके से पृथ्वी के हो रहा है, ये अपने मनुष्यों के कारण हो रहा है। तो इसे सिक्स सेंस का बोला जाता है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण एवं वैश्विक जलवायु परिवर्तन, इसके कारण छठ में एक्सपेंशन की आशा की जा रही है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय पे। उसके बाद में 61 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 61 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये IRNSS, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको मैं अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये अपना इंडिया ने देसी GPS बनाया है। तो इसमें 7 सैटेलाइट होते हैं, उनमें से 3 जो होते हैं वो जियो स्टेशनरी होते हैं और जो 4 हैं वो जियो सिंक्रोनस होते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है।
इसकी जो क्षमता है वो 1500 किलोमीटर, इंडिया से बाहर 1500 किलोमीटर के क्षेत्र को देख सकता है। तो इसमें 5500 किलोमीटर दिया हुआ है जो कि गलत है। उसके बाद में 2019 तक के मध्य में भारत का पूर्ण वैश्विक व्याप्ति, अभी से कोई मतलब नहीं है इसका, कोशिश की जा रही है 2026 तक पूरे ग्लोबल लेवल पे जीपीएस भारत का आईआरएनएस काम करने लग जाए। तो इसमें पहला ही पहला सही है, बाकी दोनों ही गलत हैं। इसके बाद में अगला सवाल चलते हैं। तो ये आईआरएनएस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से पढ़ लेना। इसे नाविक भी बोला जाता है, नाविक NAVIK बोला जाता है इसे। तो ये आप पढ़ लेना, इसका निश्चित सी बात है सवाल आएगा। ये सवाल 62, ये अपना इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रकाश गुरुत्व, ये अपना ज्योग्राफी का मैंने एक लेक्चर बताया था आपको, यूनिवर्स एंड बी वाला, शायद उससे आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको ध्यान रखना है। तीनों ऑप्शन सही है। प्रकाश गुरुत्व पर प्रभावित होता है, इसका मैं इंग्लिश बोलता चलता हूँ, इंग्लिश बोलता चलता हूँ क्योंकि हिंदी थोड़ा सा इसका टफ होता है। इंग्लिश में बोल देता हूँ आपके लिए। 62 का पहला ऑप्शन है उसका, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। हाँ बिल्कुल सही है, जो प्रकाश होता है वो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है। लेक्चर में मैंने बताया था ब्लैक होल जो होता है, ब्लैक होल का मतलब यही है कि वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेता है, तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन पहला। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये मैंने आपको बताया था कि हाँ बिल्कुल सही है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित बार करता रहता है। अब कौन जाने दिक्काल क्या होता है, क्या विकुंचित होता है, इसे शुद्ध आसानी से नहीं समझा सकते थे। चलो ओके, इंग्लिश बोल देता हूँ उसका मैं। मैटर वास्प इट्स सराउंडिंग स्पेस एंड टाइम। तो जो पदार्थ होता है वो स्पेस और टाइम को चेंज करता रहता है, विकुंचित करता रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, लेकिन सवाल क्या पूछा है। उपयुक्त में थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षकता के सामान्य सिद्धांत, जिसे मैंने आपको बताया था रिलेटिविटी थ्योरी, माई यूनिवर्सल लॉ में भी मैंने इसे बताया था, रिलेटिविटी थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन के कहने के अनुसार है। देखो ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं कहा था। पहला और तीसरा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा थे, तो केवल पहला और तीसरा यानी सी वाला ऑप्शन इसमें आपको टिक लगाना है। वैसे तो ऑप्शन तीनों ही सही है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरे वाले के बारे में नहीं बोला था। उसके बाद में बात करते हैं 65 में कार्बन निषेचन, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे कि कार्बन फर्टिलाइजेशन। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कार्बन फर्टिलाइजेशन एक्चुअली आप याद रख लेना, ये एक्चुअली में होता ये है कि अपने पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और आज के समय पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है मनुष्यों के द्वारा, बहुत सारे जो उद्योग धंधों के द्वारा। तो अब क्या हो रहा है कि अब सबसे यूजेबल तरीका ये है कि हम ऐसा करें ना, कि इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगा दें कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते रहें और अपना एक तरीके से ये इसमें वृद्धि होती रहे ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब हुआ कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो वो उसके पेड़ पौधों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होना चाहिए, क्योंकि वो खाना उसी से बनाते हैं। तो उसके कारण अगर पादपों में वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण, तो उसे बोला जाता है कार्बन कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। 66, ये बहुत लंबा है, इसमें लिखा हुआ है, बहुत आसान भी है, और मैं इसे शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ शायद कभी कभी। एक होता है शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे आने वाले समय पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। मैंने शायद बताया था कि अपने केटी सीरीज में मैं आईओटी पे एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे दुनिया की अलग अलग थिंग्स को कनेक्ट किया जाता है। आईओटी का मतलब होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, सभी वस्तुओं को आपस में जोड़ दिया जाए। मोबाइल को आपके आईपैड से जोड़ दिया जाए, आपके फैन से जोड़ दिया जाए, पंखे से जोड़ दिया जाए, कूलर से जोड़ दिया जाए, टीवी से जोड़ दिया जाए, डोर से जोड़ दिया जाए। तो मतलब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें पूरा का पूरा कहानी बताई गई है। देखो जब आप सुबह स्मार्टफोन का सुबह उठते हैं तो स्मार्टफोन का अलार्म बजता है, तो आप उठ जाते हैं और अलार्म को बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं। थपकी यानी हाँ, जो भी हिंदी में इतना ज़्यादा क्यों लिखा है, जिसके कारण गीजर चालू हो जाता है। ठीक है, गीजर स्वतः चल जाता है, ऑटोमेटिक चल जाएगा। आप स्नानागार में स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम का दर्शाता है। स्मार्ट दर्पण होगा आपके बाथरूम में, वो बताएगा कि दिन में मौसम कैसे रहने वाला है, ऊपर पानी में कितना, टंकी में कितना पानी, ये ऑटोमेटिक दर्पण में देखता जाएगा, यानी जो शीशा लगा हुआ है वहां पे दिख जाएगा। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, और ये इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है तथा ताजा किराने सामान की पूर्ति के लिए किरायादेश दे देता है। किरायादेश, यार कितना कठिन इंग्लिश बोला उन्होंने, हिंदी बोला है क्रियादेश। अभी कौन समझ में आएगा, फिर भी आसानी से समझिए कि जैसे ही अपने फ्रिज से आप सामान निकालोगे, फ्रिज में सामान की कमी आएगी, फ्रिज पढ़ेगा कि अब सामान में इतनी कमी आ गई है।
ठीक है, फ्रीज अपना मैसेज भेजेगा जिस दुकानदार से आप सामान खरीदते हो उस दुकानदार के पास में कि हमारे इसमें दूध की कमी आ गई है, शाम तक दूध पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना डायरेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गई हैं। जब आप घर से बाहर कदम रखते हो तो दरवाजे पर ताला लगाते हैं, सब बत्तियां ऑटोमेटिक बुझ जाती हैं, एसी बंद हो जाती है, गीजर्स ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीजें जुड़ी हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाली यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती रहती है, वैकल्पिक रास्तों का सुझाव देती रहती है। यदि आपको किसी बैठक के लिए देरी हो रही है तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश खुद ही भेज देगी। तो इसे क्या बोला जाता है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी जिसे बोला जाता है। इस पे मैं केटी सीरीज में एक एक घंटे से ज्यादा का अलग से लेक्चर बनाऊंगा। ओके, उसके अलावा अपना बात करते हैं 68 क्वेश्चन नंबर का। ये अपना हिस्ट्री का सवाल है, 68 नंबर क्वेश्चन। 18वीं सदी में इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कारण क्या 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 वो निर्यात करते थे। तो मैं आपको क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, कपास ले जाते थे, रेशम ले जाते थे, सोरा ले जाते थे, अफीम ले जाते थे, उसके अलावा अपना काली मिर्च वगैरह और वो सारी चीजें ले जाते थे। तो कपास रेशम वाला ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आप उस लेक्चर को देख कर ही सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा अपना अगला सवाल चलते हैं 71। ये जैन धर्म से रिलेटेड है। मैंने आपको जैन धर्म तो करा दिया, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है उसमें नहीं आया। एक्चुअली में ऐसे सवाल आते हैं आईएएस में जो किसी भी किताब में नहीं मिलने वाले होते हैं। ठीक है, तो किसी भी कोचिंग में ये सब नहीं कराया जाता है। नॉर्मली जैन धर्म के बारे में 2-3 मत बता दिए जाते हैं, लेकिन आप कौन याद रखे कि उसमें से उसका एक और मत निकल के अलग हो गया, उस मत में से भी और अलग मत निकल गया। अब यहाँ पे पूछा है कि स्थानकवासी नाम से एक जैन धर्म में मत होता है, वो कौन से धर्म का होता है, तो जो जैन धर्म का होता है। मतलब भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपना चलते हैं 73 पे। ये भी एक तरीके से आईएएस ने मतलब छोड़ने के लिए ही पूछा है कि कौन याद रखेगा कि भारत में कोई विदेशी यात्री आया था, उसने भारत में हीरो और हीरो खजाने के बारे में चर्चा की, तो उसका नाम बताइए। आप कौन याद रखेगा, ना कोई कोचिंग में बताया जाता है, ना किसी नोट्स और किताब में मिलता है ऐसा। ठीक है, ये तो आप इंटरनेट पे अगर सर्च करते रहते हो, आपको कहीं यहाँ पता है तो पता है, नहीं पता है तो कोई चांस ही नहीं है। ये इस तरीके का नाम था, जो बैटियर टर्बनियर, ये कोई नाम था इनका। ठीक है, तो यह यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या पूछ लिया जाए। अगला सवाल 74वां, भारतीय इतिहास के संबंध में भावी बुद्ध के अनेक अवतार हैं, अवतारों के बारे में बात की जाती है कि अभी संसार की रक्षा करने के लिए और अवतार होगा, तो इनमें से कौन सा अवतार होने वाला है, तो मैत्रेय अवतार आने वाला है। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना। अगला सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली की, हाँ ये 75वां, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में मैंने बताया था, ये से सहायक संधि को, जिसे आप बोल सकते हो सहायक संधि को बोल सकते हो आप इंग्लिश में, मैंने आपको बताया था सब्सिडरी अलायंस बताया था आपको। तो जब ये 1799 में इसकी एक ओरिजिनली शुरुआत मानी जाती है, लॉर्ड वेलेस्ली यानी रिचर्ड वेलेस्ली था ना उस समय उनका ना, और रिचर्ड वेलेस्ली और आर्थर वेलेस्ली दो लोग थे। रिचर्ड वेलेस्ली जो थे वो बड़े थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय, और आर्थर वेलेस्ली उनके भाई थे, वो सेना के सेनापति थे। ठीक है, तो 1799 में जब उन्होंने मैसूर के राजा को हरा दिया था, टिप्पू सुल्तान को मार दिया गया था, तो वहां पे ओरिजिनली उन्होंने सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत कर दी थी। तो इसका मतलब होता था दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। हाँ, सब्सिडरी अलायंस में अंग्रेजों ने बोल दिया था कि हम सेना रखेंगे, तुम राजा देसी राजा सेना मत रखो, और इस सेना के लिए आप खर्चा देते रहो, भारतीय वो जो अंग्रेजों की सेना के लिए। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान ने जब नेपोलियन को बोल दिया था, और नेपोलियन के आने के चांस थे, लेकिन नेपोलियन उलझ गया था, तो उसके लिए बड़ी सेना बनाए रखना। कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, ये कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था कि कंपनी के लिए इनकम करना है, इससे सब्सिडरी अलायंस से कोई मतलब नहीं था। भारतीय देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना बिल्कुल सही है। भारतीय देशी रियासत जो है वो नीचे रह जाएंगी, और ब्रिटिश जो है वो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अगला सवाल जो है अपना, ये वाला जैसे सवाल बात करें कि ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है इस तरीके से, कोई मतलब याद नहीं रहते किसी ना किसी को। तो ये सवाल है कि कृत्रिम झील कौन सी है इनमें से, तो कोडाइनकल, ये जो अपना तमिलनाडु में झील है, ये कृत्रिम झील है, मनुष्य निर्मित झील है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में बात करते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया था। ये अपना क्रैश कोर्स के पार्ट 3 में आने वाला है। ऑल इंडिया होम रूल लीग था, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ। एनी बेसेंट जो थी वो उससे संबंधित थी, तो वो आगे 1920 में आकर उसके नाम जो हो जाएगा वो स्वराज सभा हो जाएगा। उसके बाद में 80 नंबर का सवाल जो है
इसमें पूछा गया है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, दयानंद ने आर्य समाज बनाया, या दीनबंधु ने नील दर्पण ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ, या सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सर्विसेज। तो बाकी इन तीनों चारों चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ और शायद डेट्स भी लिखा चुका हूँ, तो आप उसमें से देखेंगे, चेक करेंगे क्रैश कोर्स वाले पार्ट में, तो आपको समझ में आएगा। दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण लिखा था वो सबसे पहले लिखा था इन तीनों में, चारों में। उसके बाद में अगला सवाल चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर जो आर एस के लिए इंपॉर्टेंट है वही सवाल मैं करा रहा हूँ, बाकी बीच में छोड़ता चल रहा हूँ। ये सवाल पूछा गया है ज्वालामुखी से रिलेटेड कि बैरन द्वीप जो है वो ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पर ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही है, मैं ज्वालामुखी वाले इस लेक्चर में बताया था आपको, ज्योग्राफी वाले ज्वालामुखी के लेक्चर में, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वो अपना बैरन द्वीप आता है। इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार लगभग 140 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे ग्रेट निकोबार है उससे 140 किलोमीटर इधर की साइड में, नहीं ऐसा नहीं है, इतना 140 किलोमीटर जाने पर तो अपना इंडोनेशिया ही आ जाएगा, ठीक है, तो वो गलत है, वो इधर ही पास में ही है। उसके बाद में ये दूसरा वाला गलत है। उसके बाद में पिछली बार बैरन द्वीप में 1991 में उद्गार हुआ था, जब सक्रिय है तो उद्गार 1991 के बाद में बंद कैसे हो जाएगा, एक्टिव है तो मतलब एक्टिव है, बंद कैसे हो गया, इसमें निष्क्रिय बोला हुआ है तो बंद थोड़ी हुआ है, एक्टिव है, तो ये मतलब इसका पहले का केवल वन आंसर होगा, दूसरा और तीसरा इसमें गलत है, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ाते हैं 90 पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 के बारे में बात करते हैं। इसमें 3-4 शहरों के नाम दिए हुए हैं कि कैटोलिनिया कहाँ पे है, ये स्पेन का, अभी इसके बारे में चल रही है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्रीमिया कहाँ पे है, ये यूक्रेन का हिस्सा था क्रीमिया, और इसे अभी रूस ने ले लिया है, तो हंगरी वाला इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें अगर दो जहाँ जहाँ पे दिया गया है वो आप गलत कर दीजिए, ये वाला गलत हुआ और ये वाला गलत हुआ, और कैटोलिना सही है, यानी पहला वाला सही है, तो निश्चित सी बात है 3 और 4 जहाँ दिया हुआ है वो भी गलत हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही होगा, 1 और 3, ये आप जैसे आप बोल सकते हैं लॉजिकल गैसिंग या बैकवर्ड से ऑप्शन को सही, आंसर को सही करना, ठीक है। आपको कैटोलिनिया पता है, सिर्फ कैटोलिनिया पता होने से ही आप पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हो, और क्रीमिया पता हुआ इससे ही सॉल्व कर सकते हो। क्रीमिया यानी दूसरा वाला जहाँ जहाँ दूसरा है वो गलत कर दिया, मतलब क्रीमिया जो है वो रूस में, तो हंगरी दिया हुआ है, गलत है। उसके अलावा कैटलोनिया स्पेन में, यानी पहला वाला सही होगा, पहला वाला सिर्फ एक ही में दिया है तो इसी वाला ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना बात करते हैं कि ये घटनाएं दी गई हैं, ये आपको डेट याद रखने वाली बात होती है। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बात करते हैं, ये मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ पॉलिटी वाले लेक्चर्स में। इसमें पूछा हुआ है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में से सही ढंग से मान सकते हैं, तो निश्चित सी बात है इनमें से 14 में से कोई रिलेशन ही नहीं है। क्वेश्चन अनुच्छेद नंबर 21 का मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन जीने का अधिकार है, उसमें बहुत सारे अन्य अधिकार जोड़ दिए गए थे, निजता का अधिकार जोड़ा गया था, विदेश जाने का अधिकार, रात में आपको डीजे नहीं सुनना है तो शांतिपूर्वक सोने का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 के भाग 3 में गारंटी की गई है इसमें। ओके, तो ये मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ, इसे मैं पूर्ण रूप से बता चुका हूँ आपको, डायरेक्टली जिसे बोल सकते हो आप उसके नाम। उसके अलावा ये सवाल दिया गया है निम्नलिखित में से किस विचार कीजिए, ये मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ये वन्य जीव, स्पेशल वन्य जीव नाम दिए गए हैं। उसके अलावा ये फिर आ गया अपना PSLV वाला, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि मुझे अपने इंडिया के जो इसरो है, इसरो से रिलेटेड एक 1.5 घंटे का लेक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें सारी चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर रहा हूँ, इसे छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम हो गया है। उसके अलावा और 1-2 सवाल मैं देख लेता हूँ अगर सही है, जैसे कि ये सवाल कि निम्नलिखित में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं, कि पादपों में जो रोग होता है उनमें से कौन कौन फैला सकता है। पक्षी बिल्कुल फैला सकते हैं, पक्षी अपने पैरों में वायरस लेकर के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकते हैं, उड़ती धूल के कारण जा सकता है, वर्षा के कारण भी जो वायरस जा सकते हैं, और बहती हवा, तो इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये लास्ट सवाल पे आ गए हैं, और इस तरीके से पूरे 100 सवाल सॉल्व हो गए। मैंने सिर्फ इसमें RS के हिसाब से आपको सॉल्व कराए थे कि RS के हिसाब से आपको देख लेना चाहिए कि कौन कौन से यूजफुल सवाल हो सकते हैं। IAS का और RS का पैटर्न में बहुत अंतर होता है, फिर भी ये करंट अफेयर्स के जो सवाल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर भी एक चीज़ याद रखना कि गूगल और क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ ये है कि अपना नोट्स और कोचिंग की कुछ भी काम नहीं आ रही है, क्या कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो कोई काम नहीं आ रहा है, रट्टाफिकेशन जो कराया जाता है बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है, एक भी सवाल आप सॉल्व नहीं कर सकते उसमें से, डायरेक्टली तो था ही नहीं। पूरे कोचिंग्स वाले अगर कोचिंग नोट्स पे निर्भर रह के पूरे से पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें तो 5 या 10 सवाल सॉल्व कराएं। उसके अलावा मैंने कुछ एक ही अभी तक सिलेबस कराया, लेकिन उसमें से आप 10 या 15 से 20 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको IAS फॉर RS नाम से लेक्चर बना दिया है।